कसं आपल्याला राहता येईल हे आपण बघणार आहोत. तसं बऱ्याच जणांनी फळाचा उपवास केले जात असते. मॅक्सिमम लोक फळं खात असते. मग आपण बघणार आहोत की बरंच असं लोक आहेत ज्यांच्या तब्येत ठीक नाही झालेले आहेत, फक्त फळांच्या ज्यूसवर आहेत. कोणी द्राक्षाच्या ज्यूसवर असते, कोणी मोसंबीचं असेल, कोणी चिक्कूचं ज्यूसवर असतील, किंवा बऱ्याच जणांनी गाजराचं ज्यूसवर पण राहते. सो आपण त्याचं महत्व काय आहे, काय करायला पाहिजे हे आपण बघू. तसं गुरुजी सांगायचे खूप वर्षापूर्वी, मे बी लाखो वर्षापूर्वी आम्ही सगळं भटकत होतो. एक गावापासून दुसऱ्या गावात, दुसऱ्या गावापासून तिसऱ्या गावात, जंगल टू जंगल. सो ह्याच्यासाठी की आपल्याला खायला काय भेटेल का मग. आज पण तुम्ही बघत असाल, सकाळी चिमणी लवकर उठते. कावळा असेल, पक्षी असेल, जे प्राणी आहेत ते उठतेत, आणखीन शिकारीला निघते. सो जिथं फळं भेटते तिथं फळं खातील, जिथं धान्य असेल तिथं धान्य खाल्लं जात असते. तर तसं ज्यांना काय पाहिजे ते सगळं शोधते. त्यांचं काम दोनच असतं. एक, फळं खाणे, जे काय धान्य भेटतं ते खाणे, आणखीन गप्पा मारत राहणे, फिरत राहणे. सो आधी मानव पण तसंच करत होता. सगळ्याकडे फिरायचा, जिथं काय खायला भेटतं ते फळ वगैरे घ्यायचा, असलं तरी शिकारी करायचं, असलं तरी शिकारी करायचं. पण फळं हे जास्त दिवस किंवा जास्त महिने साठवून ठेवता नाही यायचं. जसं की आपण केळं घेऊन आलं, 1 महिन्यापर्यंत नाही ठेवू शकत, लगेच हळूहळू खराब व्हायला लागतं. चिक्कू पण तसंच, सगळं फळं तसंच व्हायला लागतं. त्यामुळं ज्या ज्या सीझनला पाहिजे तेवढंच फळं त्यांना खाऊन राहावं लागायचे. मग थोडंसं आदिमानवाला कळायला लागतो की येस, बी पेरणी केली म्हणजे की तिथं धान्य येतो, हे त्याला लक्षात यायला लागलं. बरंच त्यांनी झाडं कट केलं. त्या त्या ठिकाणी ॲग्रीकल्चर लँड आपण म्हणतो, की गहू पेरली किंवा ज्वारी पेरली किंवा हरभरा पेरलं तर यायला लागतो, ते एकापेक्षा जास्त यायला लागतो. हे त्याला कळलं. अजून त्याच्यानंतर ते स्टोअर करायला लागलं, ह्याच्यासाठीच की जेव्हा पाहिजे तेव्हा त्याला खाता येतं. मग ऍक्च्युअली आपलं सुरुवातीचं फूड कुठलं होतं? फळ होतं. त्याच्यानंतरचं कुठला आला? धान्य. धान्य आले. मग हा धान्य पण त्याला आता रिसेंटली मला वाटतं की सर्वांचं हुरडा पाटे वगैरे झालं असेल. ओके, अजूनही चालू पण असते. तर ज्वारीचं वगैरे जे आहेत हुरडा पाटे किंवा गहू असेल, थोडंसं कच्चं असतील, म्हणजे की त्याचं सगळं वरचं साल काढून किंवा बिये काढून थोडंसं वाफवून त्याला बरोबर मीठ वगैरे सगळं टाकून वगैरे सगळं खाल्लं जातच असते. हुरडा पार्टी छान वाटतं. पण ज्या वेळेला ते ड्राय झालं ना, मग ते खायला बरं नाही वाटत. तर त्यामुळे बरंच गावाकडे तिकडे इकडे ज्वारीचे जे आहे त्याच्या कण्या करून खायचे. मग त्याच्यानंतर गव्हाचं असेल त्याचं दलिया करून खायला लागले. मग नंतर थोडंसं अजूनही नवीन आयडिया आली. ते काय? दळून यायचं, भाकरी करायची किंवा चपाती करायची, ते खाऊन घ्यायचे. मग त्याच्यानंतर अजूनही थोडंसं नवीन आयडिया आली. काय आयडिया आली? ब्रेड कसं बनवायचं, आणखीन ते कसं खाता येईल वगैरे असं म्हणून. मग न कळता आपण जे जेवण करतो किंवा मुलं जे खायला लागलेले आहेत, ते सगळं पूर्ण प्रोसेस करून त्याच्यामध्ये काही नसलेलं आपण खायला लागतो. न त्याचे विटॅमिन्स आहेत किंवा जीवसत्व आहे, असं काहीच नाही. मग स्टफ फूड आपण जे म्हणतो, समोसा असेल, तळलेला लागतो किंवा बर्गर असेल, ओके.
किंवा अजून एक काय म्हणतात त्याला, पिझ्झा. हा, पिझ्झा असेल. म्हणजे की बरंच हे सगळं यायला लागतं, आणखीन पाकेटमध्ये पण यायला लागले. ओके, मग पॅक करून पण यायला लागलेत. कुरकुरे वगैरे खायला लागलं जातं, चिप्स वगैरे खाल्लं जात असतं. ओके, आणखीन आता गव्हाचं मार्केटमध्ये तुम्हाला भेटतं की रोस्ट करून भेटतो, किंवा त्याला काय मुलं मुलं घेऊन येत असते, दलियासारखंच असतो. ओके, मग ते, हा, रेडी टू टू कुक मॅगी वगैरे सगळं घेऊन यायला लागते. पण जितकं आपण ह्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट व्हायला लागलं, तेवढं छानपैकी आपल्याला आजार पण यायला लागले. ओके, म्हणजे की सुस्त वाढणं, पचनला अवघड जाणं, मग कॉन्स्टिपेशन वाढणं, शरीरचा आकार वाढणं, हे सगळं प्रोसेस व्हायला लागले. आणखीन बऱ्याच लोकांना न कळतं वेगळं वेगळं आजार यायला लागले. मग ह्याचं सोल्युशन काय? मग खूप जणांनी SSY करायचं, किंवा वेगळे वेगळे योगा वगैरे ते इन्स्टिट्यूट मला करायचे, किंवा निसर्ग उपचारला जायचे. ओके, तिथं 10 दिवस पर्यंत राहते निसर्ग उपचारमध्ये. मग त्याच्यानंतर 1 महिन्यापर्यंत फॉलो करते, तब्येत जरा बरं वाटलं परत काही पण खायला सुरुवात केलं जातं. सो SSY पण तसंच केलं जाते. 1 महिने केले जातील, 2 महिने करतील, हळूहळू पुन्हा त्याच ट्रॅक मध्ये यायला लागलेले असते. ओके, परत AMC केलं जातील, मग पुन्हा थोडस एनर्जी येतो, मानसिक तयारी व्हायला लागतो, मग खायला सुरुवात केलं जाते. त्याने की उपवास राहायचा हा प्रोसेस, किंवा फळावर किंवा रॉ फूड वगैरे राहायला लागतात वगैरे असं. सो मला एवढं जाणवलं की जेव्हा व्यक्तीला काहीतरी त्रास होतो त्यावेळेला तो सिन्सिअरली करायला लागतो. जे प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजे ते कधीच घेत नाही. ओके, तर काही पण खाल्लं तर चालतं, हा एक ऍटिट्यूड आहे, न कळता आपल्याला यायला लागतं. आणखीन असं बऱ्याच लोकांचा मी अनुभव बघतो की सुरुवातीला सिन्सिअरली करतात, नंतर सोडतात, नंतर काहीतरी एक झटका बसतो, मग आता सिन्सिअरली करायला लागते. ओके, सांगावं नाही लागत. जसं डॉक्टरने सांगितलं BP गोळी घ्यावं लागेल, डायबिटीस गोळी घ्यावं लागेल, तर आता मरोजपर्यंत घ्यावं लागतं. तसं मरोजपर्यंत प्राणायाम करायला पाहिजे, रॉ फूड खायला पाहिजे, आनंदी राहायला पाहिजे. ओके, हे झटका त्याला बसल्यानंतरच यायला लागतो. सो आता आपण मेनली फळावर कसं राहता येईल हे आपण जास्त बघणार आहोत. आणखीन हा सोपा आहे, जे आवडतं ते फळ खात राहायचं. आणखीन एक वेळी एकच फळ खाल्लेलं बरं राहत. सो ह्याच्याबरोबर भरपूर लोक काम केलेले आहेत. त्याच्यामधले एक व्यक्ती खूप छान काम केलेला आहे. त्याचा मी व्हिडिओ पाहिला, वाटलं की चला आपण त्याचं बघायला पाहिजे, ऐकायला पाहिजे, किंवा सर्वांना सांगायला पाहिजे, असं मला जाणवलं. ओके, सो त्या व्यक्तीचं मी जस्ट व्हिडिओ प्ले करत आहे, मग त्याच्याबरोबर आपण थोडंसं इंटरॅक्शन करणार आहोत. डिटेल्स बघ, हे सोपं आहे, हिंदीमध्ये आहे. आवाज ऐकतोय का? नमस्ते। हमारी जानकारी में आया येतो है येतो. कि आप बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं और उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं फ्रूट डाइट से। इसके बारे में मेरे कुछ सवाल हैं। ये फ्रूट डाइट क्या होता है? फल खाना है, मीठे सीज़न के फल, सुबह से लेकर शाम तक चाहे जितने भी खाओ। इसको हम फ्रूट डाइट बोलो, फलाहार बोलो, कोई नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम केवल पीछे जा रहे हैं, जो हम छोड़ आए हैं, जो हम भूल गए हैं। तो फ्रूट डाइट एक पीछे जाने की बात है, एक अनलर्न करने की बात है, भूलने की बात है, कि जो हम भूल गए उसको याद करने की बात है, और जो गलत चीज़ याद कर ली है उसको भूलना है। तो केवल फल ही क्यों?
क्योंकि हमारा शरीर केवल फल खाने के लिए डिज़ाइन है। हम कोई भी चीज़ फलों के अलावा, चाहे वो सब्जियां हों तो हमें उनको उबालना पड़ता है, बनाना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है। हमें कभी आम को जो है उबालना नहीं पड़ता, उसमें नमक नहीं डालना पड़ता, उसमें मसाले नहीं डालने पड़ते। यदि लौकी खाना है, टिंडा खाना, तुरई खाना तो करना पड़ता है, क्योंकि हम आम खाने के लिए डिज़ाइन है। हम गेहूं को नहीं खा सकते, हम चावल को नहीं खा सकते, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। आम को, केले को, तरबूज को खाने के लिए प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए डिज़ाइन है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए डिज़ाइन नहीं है, इसलिए हमको उनको ऑल्टर करना पड़ता है, क्योंकि हम बेसिकली फल खाने के लिए फलहारी जीव हैं। बीमारियों का मूल कारण क्या है? बीमारियों का मूल कारण है टॉक्सिन्स, जो हमारे शरीर में जुड़ते जाते हैं। हम अपना भोजन नहीं करते, इस वजह से हम वो चीज़ करते हैं जो कि प्रोसेस्ड है। हम पैदा होते हैं, माँ का दूध पीते हैं, हम ठीक रहते हैं। जैसे ही हम उसके बाद जानवर का दूध पीने लगते हैं, हम बीमार होने लगते हैं, हमको कुछ ना कुछ तकलीफ होने लगती है। फिर हमें दाल, रोटी, चावल, नमक ये खाना सिखाया जाता है। हमारा शरीर इसका विरोध करता है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग की जाती है। हम वो जो चीज़ नहीं खाने के लिए पैदा हुए वो खिलाया जाता है। ये हमारी बीमारियों का मुख्य कारण है। जो लक्षण हमें ठीक करने के लिए हमारे शरीर पे आते हैं उसको हम बीमारी मानते हैं। हमें बुखार होता है इसलिए कि हम ये सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल सकें, उसको हम बीमारी मान के उसमें फर्दर टॉक्सिन डाल देते हैं, पैरासीटामोल डाल देते हैं बुखार को उतारने के लिए, क्योंकि हम कष्ट झेलना नहीं चाहते हैं। तो जो कष्ट नहीं झेलना चाहते हैं वो मेंटलिटी हमारा पूरा जीवन कष्ट में हो जाता है, ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। क्या फ्रूट डाइट किसी भी बीमारी में मदद कर सकती है? कोई भी बीमारी केवल हमें लक्षण के हिसाब से हम उसका नामकरण करते हैं। बीमारी हमारे शरीर में केवल एक ही है कि हमने गलत खाया है, इसीलिए वो सारी बीमारियां फल खाते ही ठीक होने लगती हैं। तो वो बीमारियों का केवल जगह जगह नामकरण किया गया है। यदि हमारे को टॉक्सिन्स मान लीजिए कि सिस्ट में जम गए तो हमने पीसीओएस नाम दे दिया, हार्ट में जम गए तो हमने उसको कुछ और नाम दे दिया, लीवर में जम गए तो कुछ और नाम दे दिया, लेकिन वो टॉक्सिन ही एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जैसे ही हम फल खाएंगे तो वो टॉक्सिन एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएंगे और पुराने टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, तो वो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, उसका नाम चाहे कुछ भी हो। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये फ्रूट डाइट मेरे लिए काम करेगी? आपको फ्रूट डाइट पे विश्वास नहीं करना है, आपको अपने शरीर पे विश्वास करना है। आपका शरीर एक बहुत एडवांस मशीन है जो कि कोई भी वैज्ञानिक बना नहीं सकता। उसको नेचर ने बनाया है, लाखों सालों में मिलके वो बनाया गया है। उसी के अंदर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया है। जैसे ही हम उसको उसका फ्यूल देंगे वैसे ही वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। आप पहले व्यक्ति नहीं हो, आप हमारे यहाँ आ गए हो जो आपको विश्वास करना है। हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, आप उनसे मिल सकते हो, आप उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हो। आपको विश्वास नहीं करना, आपको तो देखना है, सब कुछ हो चुका है, पहले ही हो चुका है। मुझे थोड़ी चिंता है कि मुझे प्रोटीन इनफ मिलेगा या नहीं इस डाइट पे। आपकी चिंता बेबुनियाद है, क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए ही नहीं होता। हमारे शरीर को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। केवल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें चाहिए होते, बाकी हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो सारे फ्रूट्स में वो अमाइनो एसिड भरपूर हैं। यदि हम प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी को उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा एसिड वेस्ट और टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। हमारी बहुत सारी एनर्जी बेवजह कंज्यूम होती है। जैसे ही हम फ्रूट डाइट पे जाते हैं तो जो चीज़ हमें चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, वो हमें मिल जाती है। मुझे कहा गया है कि सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम के। ये सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? आपको ये सोचना चाहिए कि ये हमारे पास कहाँ से आ रहे थे जब ये बने नहीं थे।
कोई भी चीज़ जब वैज्ञानिक बनाते हैं तो उसको बेचने के लिए भ्रामक जानकारियां देते हैं कि ये आवश्यक है। अब उसके टेस्ट किए जाते हैं कि अब ये आपका कम तो नहीं है, क्योंकि अब हमने बना लिया है, अब हमें इसे बेचना है। तो आपको एज ए मार्केट वो तैयार करते हैं। हम लोग लाखों सालों से पृथ्वी पे हैं, तब ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे थे? जो जानवर हैं जिनको ये विटामिन्स नहीं सप्लीमेंट किए जाते, तो उनके पास कहाँ से आते हैं? और जो इंसान को सप्लीमेंट किए जा रहे हैं तो भी उनकी सेहत में सुधार क्यों नहीं आ रहा? क्यों उनका लेवल नहीं बढ़ पा रहा? क्यों उनको हर रोज वो सप्लीमेंट दिया जाना आवश्यक है? तो ये भ्रामक जानकारी हमारी बॉडी खुद से बना सकती है। जैसे ही हम फ्रूट डाइट पे जाएंगे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स के ये सारी चीज़ें, विटामिन डी, B12, आयरन लेवल ऑटोमेटिक, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी फल को टारगेट किए हुए, एक एक महीने बाद बढ़ के आया है। जो कि हाँ, ये बात सही है कि वो फ्रूट में नहीं है, विटामिन डी फ्रूट में नहीं है, ये बात सही है। लेकिन विटामिन डी का लेवल बढ़ गया क्योंकि जो हम बना नहीं पा रहे थे वो अब बनाने लगे, क्योंकि हमारी बॉडी अब पहले से हेल्दी हो। हम नमक क्यों नहीं खा सकते? क्या सोडियम और दूसरे मिनरल्स की कमी तो नहीं हो जाएगी शरीर में? हमें नमक से सोडियम क्लोराइड मिलता है, ना कि सोडियम। और हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम बना सकें। इसलिए जितने भी लोगों को सोडियम की कमी होती है वो वही लोग होते हैं जो नमक खा रहे होते हैं। कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को जो नमक नहीं खाता है सोडियम की कमी नहीं होती, क्योंकि जो सोडियम हमें चाहिए वो हमें फलों से मिल सकता है, और जो सोडियम क्लोराइड है उसमें से सोडियम नहीं बनाया जा सकता। जैसे ही हम नमक खाते हैं हमारे पसीने में से नमक निकलता है, हमारे यूरिन में से नमक निकलता है, बॉडी उससे गेट रेट चाहती है, छूटना चाहती है, कैसे भी निकालना चाहती थी। जब वो नहीं निकाल पाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हमारे हाथ पैर मोटे होने लगते हैं, सूजन होने लगती है, हमारे अंदर वाटर रिटेंशन होने लगता है। क्योंकि नमक इतना बड़ा पॉइजन है, इतना बड़ा टॉक्सिन है कि बॉडी उसको डाइल्यूट करना चाहती है, उसको निकालना चाहती है। तो ये जहर हमारी हीलिंग में सबसे बड़ा बाधक है। फ्रूट डाइट की साइंटिफिक एविडेंस क्या है कि इससे बीमारी ठीक हो सकती है? साइंस इस चीज़ की खोज करती है कि हमें क्या बेचा जा सकता है। हमें ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिससे कोई भी बीमारी ठीक ही ना हो। हम डायबिटीज़ की दवाई खाते हैं, स्टार्ट होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। बीपी की दवाई शुरू होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। थायराइड की दवाई शुरू होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो साइंस प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है। वो फार्मा कंपनीज बताती हैं कि हमें इस तरीके से बताना है, इसी तरीके से खोज करना है, डॉक्टर्स को उसी तरीके से पढ़ाया जाता है। जो डायबिटीज़, थायराइड, बीपी हमारे यहाँ एक दिन में फल खा के ठीक हो जाता है, तो ये इनको समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये समझना नहीं चाहते। क्योंकि यदि ये समझ लेंगे ऐसा तो फिर बिजनेस ही बंद हो जाएगा। फिर रिसर्च करने वालों के पास पैसा कहाँ से आएगा रिसर्च करने के लिए? डॉक्टर्स कमाएंगे कैसे? सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। तो सिस्टम को बचाने के लिए ये रिसर्च की नहीं जाती। मुझे कितने समय तक फ्रूट डाइट पे रहना पड़ेगा? फ्रूट डाइट पे रहने के लिए हम कोई समय निश्चित करना पहले से बेकार है। आप पहले 3 दिन फ्रूट खा के देखिए, फिर यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, 10 दिन खाइए, 1 महीना खाइए। जब आपको उसका फ़ायदा दिखेगा तो आपका दिमाग खुद चलेगा, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है। अभी आप एक नमक जैसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, कुक्ड फूड से एडिक्टेड है, तो आज आप नहीं सोच सकते। जब आप उस एडिक्शन से, उस प्रिजन से जब आप बाहर निकलोगे, जब आप खुली हवा में सांस लोगे, तब आप ये डिसाइड कर पाओगे कि वो सांस आपको कितने दिन लेना है। हमारे पूर्वज तो हजारों सालों से पका हुआ खाना खा रहे हैं। हमारे पूर्वज हजारों सालों से बीमार है, लेकिन हम पृथ्वी पर लाखों सालों से। आज जो भी बीमारियां हो रही हैं तो वो इंसानों को ही क्यों हो रही हैं?
क्योंकि इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है पृथ्वी पे जो कुक्ड फूड खाती है। आज बंदर को डायबिटीज़ क्यों नहीं होती, बंदर को थायराइड क्यों नहीं होता, बंदर का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता, उसकी हड्डी क्यों नहीं टूटती, हमारी क्यों टूट रही है? क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये हमारा भोजन नहीं है। हमें कुक्ड फूड इसलिए खाना पड़ रहा है क्योंकि हमें वो चीज़ खानी है जो हमारा भोजन नहीं है। कोई भी जानवर अपना जब भोजन खाता है, चाहे वो इंसान हो, तो उसे कुछ पकाने की जरूरत ही नहीं है। आप एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए क्यों मना कर रहे हैं? एनिमल्स इस धरती पे हमारे उपयोग के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये हमारी धारणा है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी वन हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो मनुष्य के उपयोग के लिए हैं। जितने भी खनिज हैं वो मनुष्य के उपयोग के लिए हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। वो अपनी वजह से हैं, हम अपनी वजह से हैं। जैसे ही हम ये सोच लेते कि हमें अपना सबका शोषण करना है, तो वो शोषण हमें कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे लेके जाता है। हम गलत करने लगते हैं, हम मतलबी हो जाते हैं। यदि हम दूध लेते हैं तो हमें एसिडिटी बनती है, हमें वो पचता नहीं है। यदि हम एक दिन दूध ले लें सुबह से शाम तक तो हमें दस्त लग जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए हमारा भोजन नहीं है। हम यदि अंडा खाते हैं तो वो हम नहीं पचा सकते। आप केवल अंडा 3 दिन नहीं खा सकते, केवल मांस 3 दिन नहीं खा सकते। आपको मांस खाने के लिए नमक डालना पड़ेगा, स्पाइसेस डालने पड़ेंगे, वो आपका भोजन नहीं है। लेकिन यदि बिल्ली को चूहा खाना है तो उसको कुछ नहीं करना है, वो सीधे उसको खा सकती है, वो उसको ऐसे ही वैलिश करेगी। हमें उसमें से दुर्गंध आती है, हमें अंडे से, मांस से, मछली से, दूध से दुर्गंध आती है। हम उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। हमें समझना होगा ये हमारा भोजन है ही नहीं। आप एक कर्म के बारे में बात करते हैं, तो इसका क्या महत्व है खाने में? जब हमारे भोजन में हम किसी जीव पे अत्याचार करके उस भोजन को प्राप्त करेंगे तो वह भोजन हमें आगे जाके हमारे शरीर को प्रताड़ित ही करेगा, हमारे ऊपर उससे अत्याचार ही होगा। यही कर्मा का इफेक्ट है। हम जैसा करते हैं वैसा ही बढ़ते हैं। आज जब हम सब लोग सही कर रहे हैं तो क्यों हमें इतनी पेनफुल डेथ हो रही है? हमारे परिवारजनों में हम देख रहे हैं कि कोई कैंसर से मर रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही है। तो यदि आप सही हो तो आपको इतनी दर्दनाक मौत क्यों हो रही है? क्योंकि आप गलत हो, क्योंकि आपने दर्द दिया है, वो आपको वापस मिल रहा है। यदि आपको दर्दनाक जीवन, दर्दनाक मौत नहीं चाहिए तो लोगों को दर्द देना बंद करना पड़ेगा। हमें कौन से फल खाने चाहिए और कितने खाने चाहिए? हम कोई से भी फल खा सकते हैं, जो सीज़न के हों, जो मीठे फल हों, जो ताज़े फल हों। हमें अपनी भूख के हिसाब से खाना चाहिए, जितनी भूख लगे। कम भूख लगे कम खाना चाहिए, ज़्यादा भूख लगे ज़्यादा खाना चाहिए। हम लोग किसी पर्टिकुलर समय पे खाने के लिए डिज़ाइन नहीं है कि हमें ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना है। हमें जब भूख लगेगी हमें तब खाना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, लंच का टाइम हो गया, लंच कर लो, चाहे भूख है या नहीं है, 2 रोटी खा लो, 1 रोटी खा लो। तो ये सिस्टम करप्ट है। ये सिस्टम को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें भूख के अकॉर्डिंग खाना है। और हम कितना फल ले सकते हैं एक समय पे? एक समय पे आप कितना भी फल ले सकते हो, कहीं कोई समय सीमा नहीं है, कहीं कोई क्वांटिटी का बंधन नहीं है। शुरू में जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है। उसको फल मिला ही नहीं है अपने जीवन में, वो सिक है, बीमार हो चुकी है। तो स्टार्टिंग फेज में आप खाओगे, वैसे ही आपको आधे घंटे बाद भूख लगेगी, फिर खाओगे, फिर भूख लगेगी। आपको 10 से 12 मील लेनी पड़ेंगी। जैसे जैसे समय निकलेगा, 1 हफ्ता निकलेगा, तो वो मील्स आपकी कम हो जाएंगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो वो जैसे जैसे जर्नी आपकी बढ़ेगी, आपकी भूख और आपका समय डिसाइड करेगा कि आपको कितना फल खाना है। फल को खाने का कोई स्पेशल तरीका है? क्या हम इसका मिश्रण करके खा सकते हैं, स्मूदी ले सकते हैं? आप स्मूदी बना सकते हो, लेकिन आप एक फल को पानी में मिक्स करते हो, 2 फल को पानी में मिक्स नहीं कर सकते हो। आपको स्मूदी पीना है तो आप केले को, राइप केले को पानी में मिक्स करके पी सकते हो। राइप
पपीते को पानी में मिक्स करके पी सकते हो। लेकिन यदि आप फल खाएं तो भी बेटर है। जूसिंग अपने को नहीं करना है, क्योंकि जूसिंग नेचुरल नहीं है। आप एक बार में एक फल खाइए, फिर भूख लगे फिर दूसरा फल खाइए। एक दिन में कितनी भी तरीके के फल खा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो पाचन प्रणाली होगी वो अच्छे से काम कर पाएगी और हमको जल्दी से वो डाइजेस्ट होगा। क्या किसी बीमारी के लिए कोई फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? फलों का किसी भी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। फल केवल ये काम करता है कि वो हमें जल्दी से एनर्जी देता है और जल्दी से डाइजेस्ट होता है। हमारी हीलिंग हमारी बॉडी का फंक्शन है। वो यदि कोई चीज़ हो गई है तो वो खुद ठीक कर सकती है। उसके लिए उसको समय चाहिए। फल वो हमें समय देता है। चाहे हम केला खाएं, चाहे पपीता खाएं, चाहे कुछ और फल खाएं, वो समय हमें मिलता है क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट होकर एनर्जी दे देता है। यदि हम उसकी जगह रोटी खाते हैं तो वो हमें बीमार भी करती है और वो पूरी टाइम पे हमको डाइजेशन मोड पे लेके जाती है। तो हमारी बॉडी में हीलिंग मोड आता ही नहीं है। हम ठीक होने की कोशिश ही नहीं कर पाते। क्या हम ड्राई फ्रूट, नट्स एंड सीड्स जैसे खजूर, बादाम, पिस्ता, काजू ये सब ले सकते हैं? काजू, पिस्ता, बादाम ये फल ही नहीं है। ये नट्स जो है फल नहीं है। यदि कोई सूखे फल हैं जैसे किशमिश है तो भी हमें उनको नहीं खाना है, क्योंकि उसमें से जो पानी निकला हुआ है वो हमारी हीलिंग में वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको ताज़े फल खाने हैं, ना कि सूखे हुए। हमें कोई स्पेशल पानी पीना चाहिए? कितना पीना चाहिए? हमें साधारण पानी पीना चाहिए। हमें अपने घर में किसी भी तरीके का कोई इक्विपमेंट नहीं लगाना चाहिए। जैसा पानी हमें मिल रहा है, जैसा प्रकृति से आ रहा है, यदि हमारी ज़मीन के नीचे से आ रहा है, बरसात का पानी आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है, जो कम से कम जिसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो रहा है, कोई भी अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कि कम से कम टॉक्सिक मैटर हमारी बॉडी में प्रवेश कर सके। हम कोई भी चीज़ यदि यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि वो उसमें महत्वपूर्ण मिनरल्स को वो निकाल दे और कुछ केमिकल्स डाल दे इस नाम पे कि हम किसी कीटाणु को मारना चाहते हैं और आपको बचाना चाहते हैं। लेकिन आपको किसी कीटाणु से नहीं बचना, आप खुद ही एक कीटाणु हैं। जैसे ही आप किसी भी पॉइज़न का यूज़ करेंगे सफाई के नाम पे, वो पॉइज़न सबसे पहले आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। पानी हमें अपनी प्यास के अकॉर्डिंग लेना है। लेकिन यदि हम फ्रूट खा रहे हैं, यदि हमें सर में दर्द हो रहा है, यदि हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या हमें क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम पानी कम पी रहे हैं। और हो सकता है कि हमें प्यास भी नहीं लग रही है तो भी हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी सिप करके पीना चाहिए। उससे पानी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और ये सारे इश्यूज जल्दी क्लियर हो जाएंगे। अगर ज़्यादा पानी पिएं तो इससे हमारे मिनरल्स तो नहीं निकलेंगे, किडनीज पे तो कोई असर नहीं होगा? यदि हम नेचुरल पानी ले रहे हैं जो हमारे पास कुएं से आ रहा है, तालाब से आ रहा है, या बरसात का पानी आ रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आ रहा है, तो हमको उसको फर्दर क्लीन नहीं करना है। हमें उसमें डरना नहीं है कि पानी में कीटाणु हैं तो हमें कुछ उसमें केमिकल डालना है, उसको क्लीन करना है। वो केमिकल हमको हानिकारक करेगा। और यदि उसमें मिनरल्स हमने निकाल दिए हैं किसी फिल्टर के थ्रू, तो वो बिना मिनरल वाला पानी हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी के मिनरल्स लेके निकल जाएगा। तो ऐसे पानी से हमें बचना है। हमें सफाई के नाम पे केमिकल वाला पानी, डीमिनरलाइज पानी नहीं पीना है। हमें सफाई से डरना नहीं है, हमें पानी पीना है। हमारी बॉडी में नेचुरल पानी को फिल्टर करने के सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। मुझे पके खाने की तलब बहुत होती है, इससे कैसे बाहर निकलें? आपका क्वेश्चन में तलब आपने यूज़ किया है ना, तो तलब यानी कि हमें पता है कि ये गलत है। और गलत चीज़ से हम बाहर तभी निकल सकते हैं जब सही चीज़ को हम लेके आएँ। तो जैसे ही हम फ्रूट डाइट पे आएंगे तो हमारी एसोसिएशन जो गलत खाने के साथ है वो बदल जाएगी। वो हमें समझ में आने लगेगा कि ये गलत है। तो जैसे ही आप यदि किसी भी हमारे इवेंट में 3 दिन फ्रूट खाते हैं, 7 दिन खाते हैं, 1 महीना खाते हैं,
तो वो आप देखेंगे कि आपकी एसोसिएशन चेंज हो गई। वो तलब यदि आपको लग भी रही है, आप खा भी ले रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपने गलत कर लिया, आपको उसका एहसास हो रहा है। उससे और बचने के लिए आप ये कि अपना पेट हमेशा फुल रखो, प्लेंटी ऑफ स्टॉक रखो। आपके पास टारगेट होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक कि मुझे अभी पपीता खाना है, तरबूज खाना है, केला खाना है, इतने 6 तरीके के फल जो घर में रखे हुए हैं वो मुझे खाने हैं। तो जब आपको वो फल दिखेंगे कि ये मैं लेके आया हूँ, ये मुझे खाने हैं, तो आपका फोकस वहीं रहेगा। और यदि आपके पास स्टॉक कम होगा तो फिर आप सोचोगे कि यार कुछ खाने को है ही नहीं, तो फिर मैं कुछ पका क्यों नहीं खा लूँ। तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। अगर मैं 1 महीने के लिए फल खाऊं तो मेरे शरीर में क्या चेंजेस हो सकते हैं? आपकी पूरी जीवन बदल सकता है 1 महीने में फल खा के। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे जीवन के एक ऐसे आयाम में जा सकते हो जो आपने कभी देखा ही नहीं है, कभी महसूस ही नहीं किया है। आपका जो वेल बीइंग है, आपका जो शरीर है, जो मन है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ डिटॉक्स भी फेस करना पड़े, लेकिन वो भी निकल जाएगा। उसके लिए हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं। कुछ हो सकता है बुखार आए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उल्टी आए, दस्त आए, लेकिन उसमें भी आपको पानी पे रहेंगे, वो भी निकल जाएगा। ओवरऑल 1 महीने में आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो ये डिटॉक्स क्या होता है? इससे बीमारी कैसे ठीक हो जाती है? डिटॉक्स जो हम रोज़ यूरिन करते हैं, पॉटी करने जाते हैं, सब डिटॉक्स है। पसीना आता है, ये डिटॉक्स है। तो जब हम जितने टॉक्सिन्स एक दिन में निकालते हैं, उससे ज़्यादा जब हम खाने लगते हैं तो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो बॉडी को उन जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे डिटॉक्स, डेली डिटॉक्स से ज़्यादा जमा हो रहे हैं, तो ऐसे टॉक्सिन्स को निकालने के लिए थोड़ी सी हैवी डिटॉक्सिंग करनी पड़ती है। जैसे हमें डायरिया होता है, दैट इज़ अ डिटॉक्स। तो वो फिर हमें दिखता है, वहाँ हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि अब डायरिया हो गया, तो ये रुकना चाहिए। हम खाते हैं लेकिन निकालना नहीं चाहते। तो जब वो डायरिया होता है तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये रुक जाए, ना हो, हम दवाइयाँ खाते हैं। बुखार होता है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, तो हम दवाई खाते हैं। तो वो जो दवाई है वो फर्दर टॉक्सिन है, और वो जो बुखार आया था, जो हमें डायरिया हुआ था, वो हमें डिटॉक्स करने का बॉडी का कोशिश है। तो उस कोशिश को हमें हेल्प करना है, तभी हम फ्यूचर में हम बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों से मुक्ति हमें मिल सकती है। अगर मैं कुछ समय बाद फ्रूट डाइट का डिटॉक्स करने के बाद दोबारा पका हुआ खाना खाऊं तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। जब आप फ्रूट डाइट करोगे, जब आपका डिटॉक्स फेज में टॉक्सिन्स आप बाहर निकाल दोगे, जब आपकी बॉडी पहले से क्लीन हो जाएगी, तो जो अनक्लीन बॉडी होती है, जो अनक्लीन बॉडी होती है, उसमें हम यदि मिर्च डालते हैं तो जो हमारी अंदर की इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारी गंदगी पहले से चिपकी हुई है। तो जब हम लाल मिर्च उसमें डाल रहे हैं तो वो इरिटेशन कम हो रहा है, क्योंकि वो हमारा भोजन नहीं है। हम डाल इसलिए रहे हैं कि हमें भूख लगी नहीं रही है, तो हम सोचते हैं कि हमें ये भा ही नहीं रहा है, तो हमें इसमें थोड़े से स्पाइसेस और डालने की ज़रूरत है, थोड़ा नमक और डालने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है तो वो सिंक हो जाती है हमारे मन से। जब हम फिर लाल मिर्च डालते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये हमें तकलीफ़ दे रही है, तो हम एक अपना नया वर्जन होते हैं। तो अब हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हमें नुकसान करती है, क्या चीज़ हमें फ़ायदा करती है। तो हमारा जो अनुभव है फूड के साथ वो बदल जाता है, हमेशा के लिए बदल जाता है। यदि मेरे परिवार वाले मुझे नहीं सपोर्ट करते तो मैं क्या करूं? आपके परिवार वाले सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो उस मेंटलिटी से चल रहे हैं जिससे अभी आप चल रहे थे, अभी तक आप चलते आ रहे थे। वो आप ही का परिवार है। जैसे ही आप बदलाव लेके आओगे तो हर आदमी विरोध करता है। मनुष्य की एक फितरत है कि वो बदलाव को नहीं चाहता। जब आप बदलाव लाओगे, आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे, तो वो नोटिस करेंगे। वो एग्री नहीं करेंगे बट वो नोटिस करेंगे।
और जैसे जैसे आप बेटर होते जाओगे वो आपको फॉलो करने लगेंगे। तो शुरू में आपको थोड़ा सा विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन वो आपके और आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। जैसे ही आप बीमारियों से मुक्त हो जाओगे तो आप अपने परिवार की मदद कर पाओगे, उनको भी उस बीमारियों से बाहर निकाल पाओगे। जब मैं कहीं बाहर ट्रैवल करती हूँ तब कैसे करूँ फ्रूट डाइट? जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि हम घर से पूड़ी बना के ले जाते हैं, पराठे बना के ले जाते हैं, अचार लेके जाते हैं, फिर उसको खोलते हैं, फिर वो यदि पराठा गिर पड़े तो वो बेकार हो जाता है। यही यदि हम एप्पल लेके जाते, केला लेके जाते तो कितना कंफर्टेबल है, हमें कुछ लेके नहीं जाना, उसको किसी चीज़ में पैक नहीं करना, हम केवल केला पील करके एप्पल को वैसे ही खा सकते धो के। तो इट इज़ मोर कंफर्टेबल। यदि बाहर जाएंगे तो हम फ्रूट खरीद के खा सकते हैं, हमें ये नहीं देखना है कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं। यदि हम बाहर जाके खाना खरीदते हैं, किसी ढाबे पे जाते हैं तो हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन यदि हम किसी ठेले पे जाते हैं, फल खरीदते तो हमें पता है कि ये फल है, ये नेचर ने बनाया, हमारे लिए बनाया है, इसमें कहीं कोई नुकसान की संभावना नहीं है। यदि हम किसी शादी या पार्टी या कहीं त्योहार पे जाते हैं तो तब हम क्या करें? हम घर से खाना खा के जा सकते हैं, अपना फ्रूट अच्छे से खा के जा सकते हैं। यदि हम छोटी पार्टी में जा रहे हैं तो अपना फ्रूट कैरी करके ले जा सकते हैं। बड़ी फंक्शंस में वहाँ पे फ्रूट होता ही है, तो वहाँ जाके भी खा सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं। यदि हम ठीक होना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जब हम फ्रूट लेके जाएंगे या फ्रूट जाके खाएंगे तो हम एक समाज में बदलाव लेके आ रहे हैं। लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, लोग हमसे पूछेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो ये एक समाज को बदलने के लिए एक चाबी भी हो सकती है ये। सर्दियों में मुझे पका हुआ गरम खाना खाने का मन करता है, लेकिन उससे हमारी सर्दी कम नहीं होती है। यदि हम गर्म खाना चाहते हैं तो आप देखिए कि हमें सर्दी, जितने भी जीव इस पृथ्वी पे हैं कोई भी गर्म खाना नहीं खाता, लेकिन किसी को सर्दी नहीं लगती, किसी को सर्दियों में जो है रजाई नहीं ओढ़नी पड़ती, कंबल नहीं ओढ़ने पड़ते, लेकिन हमें ओढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि हम गर्म खाने के लिए डिज़ाइन नहीं है। गर्म खाना हमारे शरीर से ऊर्जा ले लेता है, क्योंकि शरीर को उसको ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि हम जितना हमारा टेम्परेचर है उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ गर्म को यदि हम खा भी लेंगे तो बॉडी को ठंडा करना पड़ेगा, उसके लिए हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, ना कि हमें उससे कोई गर्मी मिलने वाली है। मैं अभी अंडरवेट हूँ तो क्या मेरा वजन और गिरेगा? मुझे इसकी चिंता है। आप अंडरवेट हो क्योंकि आप अभी पका हुआ खाना खाते हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इस वजह से आप अंडरवेट हो। जैसे ही आप फ्रूट डाइट पे आओगे तो हो सकता है आपका वज़न कम होगा, क्योंकि जो टॉक्सिन्स आपने एक्यूमुलेट किए हुए हैं, जो आपका अंडरवेट होने की वजह है, वो बाहर निकलेगी। फ्रूट डाइट करने से ऐसा नहीं है कि हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, उसका वज़न कम होगा, या मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। यदि आज आप 10 किलो वज़न उठा सकते हो तो आप देखोगे कि आपका वज़न भी कम हुआ है, लेकिन अब आप 15 दिन बाद 11 किलो उठा सकते हो, तो आपकी मसल्स पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। जो जाएगा वो टॉक्सिक मैटर है, वो जाना चाहिए। हम यहाँ पे कोई व्रत नहीं कर रहे, कोई फास्टिंग नहीं कर रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खाने के बाद भी यदि बॉडी को लग रहा है कि ये चीज़ उसके लिए उपयोगी नहीं है तो वो उसको हटाएगी। मैं ओवरवेट हूँ और मैंने सुना है कि आम और केला खाने से वजन बढ़ता है। आपने सुना है, लेकिन आपका वज़न बढ़ा हुआ है और आप आम और केला नहीं खाते हो। आप ओवरवेट पहले से ही हो, क्योंकि आप आम केला नहीं खा रहे। आम केला जब हम खाएंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी। ओवरवेट होना एक बीमारी है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी ने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट किए हुए हैं। जैसे ही हम आम केला खाएंगे तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी कि बॉडी में डिटॉक्स करने की ताकत आ जाएगी, और जो टॉक्सिन्स हमने एक्यूमुलेट किए हैं वो बाहर कर देगी। तो हमारा वज़न ऑटोमेटिक बिना व्यायाम के, बिना कम खाए, बिना कुछ किए कम होगा। क्या फ्रूट डाइट बैलेंस्ड है और मेरे लिए उचित है और सेफ है? फ्रूट डाइट ही हमारी डाइट है। जो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है ये हमें कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है। प्रकृति ने जो हमें दिया है वो हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो हमारी एनाटॉमी है, उसके अनुकूल में दिया हुआ है। वो प्रकृति ने हमें बनाया, प्रकृति ने फ्रूट बनाया। खाना हम बनाते हैं,
प्रकृति खाना नहीं बनाती, प्रकृति गैस नहीं जलाती, प्रकृति नमक नहीं बनाती, प्रकृति नमक नहीं डालती खाने में, स्पाइसेस नहीं डालती, प्रकृति कभी भी मिक्सिंग नहीं करती, वो प्योर है। तो जो हम बनाते हैं वो हमें नुकसान करता है, और जो हमें प्रकृति से मिला है वही हमारा बैलेंस डाइट है। उसी पे ही हम जो है खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर ये फ्रूट डाइट इतना असरदार है तो सारे लोग और कल्चर्स क्यों नहीं करती हैं इसको? सभी कल्चर इसको फॉलो करते हैं, लेकिन हर कल्चर में समय के साथ साथ जो हमारी मान्यताएं हैं उसके साथ कुछ कुरीतियाँ भी आ जाती हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हमेशा से फलाहार का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखिए कि एकादशी के दिन हमको फलाहार करने का बोला जाता है कि आप फलाहार कीजिए। हम क्या करते हैं, हम खीर बनाते हैं, हम कूटू खाते हैं, हम जो है साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं। हम उसको करप्ट करते हैं। हम मानते हैं कि हमने फलाहार किया, एक दिन हमने व्रत किया, लेकिन हमने किया क्या? हमने नमक खाया, हमने जहर खाया। तो हम खुद उसको करप्ट कर रहे हैं। चीज़ें उतनी करप्ट नहीं है, हमने उसको गलत किया है, इसलिए हम उसको भुगत रहे हैं। हम यदि फलाहार करेंगे तो वो सब चीज़ें हमारी निकल जाएंगी। हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और आपके ईट फ्रूट्स एंड हील में क्या सपोर्ट अवेलेबल है? हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात वहाँ कह सकते हो, कैसा आपको एक्सपीरियंस हो रहा है रोज़ाना आप उसमें लॉग कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप सब बातों डिस्कस कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो। वहाँ लगभग 5000 मेंबर्स हैं। फेसबुक पे हमारा सपोर्ट है, वहाँ पे स्टोरीज़ डली हुई हैं ऐसे लोगों की जो पहले से ही फ्रूट खा रहे हैं। और भी बहुत सारे फ्रूटेरियंस हैं, उनसे आप मिल सकते हो। हमारी जूम मीटिंग होती है, आप उस मीटिंग में आ सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। जब भी आपको कोई एडिक्शन फील हो, जब भी आपको क्रेविंग्स हो, आप वहाँ जा सकते हो, मेंटर से अपनी बात कह सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। और सब कुछ हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आप लोगों को। तो आपको केवल जुड़ना है और कुछ भी नहीं करना। धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरु। सो अभी क्या क्या करना है समझ में आ गया सभी को? आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ ये तो आवाज। हाँ यस। बाकी के लोग फ्रूट्स खा रहे लगता है, अभी वीडियो चालू नहीं रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मुझे याद आ रहा है गुरुजी हमको 10-10 दिन उपवास रखते थे, ओके, या फ्रूट्स पे रख देते थे, यू नो। क्या उस वक्त और एक गुरुजी ने ऐड किया था, वो मैं अभी 5-10 मिनट में है वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया कि ज्यादा आप फ्रूट्स खा रहे तो वो आपको धीरे 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 से बॉडी सब डिटॉक्सिन करना चालू कर देता है, ओके। लेकिन ऐसा हमारा हुआ था कि हम उपवास रहते थे, जब भी देखो जो भी फास्टिंग कर रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं, पेट साफ नहीं होता है, सही है। मतलब नेक्स्ट डे ना टॉयलेट को जाना चाहते हैं तो नहीं होता है, ये सब दिक्कत आती है, ओके। सो उसके साथ और एक है, वो आपने थोड़ा सा जोड़ दिया तो अच्छा हो जाएगा, हम उसको कहते हैं एनिमा, ओके। सो वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, फिर वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ओके। सभी को मालूम है, फिर भी थोड़ा सा वो समझ लिया तो और अच्छा क्लियरिटी आ जाएगा, ओके। सो इंटरनली और एक्सटर्नली, सो दोनों उससे वो अपना सिस्टम अच्छा काम करना चालू करेगा, ओके। सो उसका कोई जरूर नहीं कि करना चाहिए, लेकिन जल्दी ठीक होना चाहिए, तो वो समझ लिया तो अच्छा रहेगा। ये दिख रहा है सबको? हाँ। यस, ओके। आपको क्या लगता है वो कौन सा हिस्सा है जिस पे आपके पूरे शरीर की हेल्थ निर्भर करती है? लिवर, किडनी, लंग्स? नहीं, वो हिस्सा है आपकी इंटेस्टाइन्स यानी आंतें। जब तक आपकी इंटेस्टाइन साफ नहीं, तब तक बाकी कोई अंग अपना काम ढंग से कर ही नहीं सकता। मगर मैं तो रोज 2 बार बाथरूम जाती हूँ, मेरी इंटेस्टाइन्स तो साफ ही होगी ना? नहीं,
रोज 2 बार बाथरूम जाने के बावजूद भी आपकी आंतों में बहुत सारी थोड़ा सा गंदगी, फर्क बहुत सारा है। कचरा जमा पड़ा हो सकता है। आप पूछेंगे ये गंदगी आती कहाँ से है? जब आप कुछ ऐसा खाना खाते हैं या ऐसा, तो ये सब अंदर जाके अटक जाता है, चिपक जाता है और अंदर बैठे बैठे बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी डिटॉक्स टेक्निक के बारे में बताएंगे जो सदियों से चली आ रही है, जो हमारी यौगिक संस्कृति का हिस्सा है, और ये है एनेमा। रुकिए, मुझे पता है अभी आप क्या सोच रहे होंगे। एनेमा तो बिल्कुल सेफ नहीं होता, इसमें तो दर्द होता होगा, अरे ये तो अननेचुरल है। मैंने भी जब इसके बारे में पहली बार सीखा था, मुझे भी यही सब लगा था, लेकिन फिर मैंने सीखा कि अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये 100% सेफ है। अनसेफ तो ये है कि हम वो सारी गंदगी अपने अंदर इतने सालों तक रखते हैं। घर, ऑफिस, मॉल, पार्क, हर जगह इस गंदगी को अपने साथ लेके घूमते रहते हैं। तो चाहे आज आपको कोई बीमारी है या आप एकदम हेल्दी हो, चाहे आप यंग हो या ओल्ड, चाहे आप मोटे हो या पतले, ये एनेमा सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो में आप एनेमा के बारे में सब कुछ सीखेंगे। इसको कैसे लेना है, कब लेना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये कौन सी कंडीशंस में नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। क्या आप जानते हैं अब दीवारों में होल किए बगैर भी आप अपनी पेंटिंग अपने फेवरेट स्पॉट पर टांग सकते हैं। एनेमा की विधि समझने से पहले आइए समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। क्या आपने कभी डॉक्टर नॉर्मन वॉकर के बारे में सुना है? ये चार्ट डॉक्टर नॉर्मन वॉकर ने 50 साल की रिसर्च के बाद, हजारों लोगों की बीमारियों को ठीक करने के बाद अपनी किताब में पब्लिश किया था। इस चार्ट को देखिए कैसे आपकी इंटेस्टाइन का हर एक हिस्सा किसी न किसी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। जहाँ गंदगी जमने लगती है उसी बॉडी पार्ट में बीमारी पैदा होती है। तो जब भी आप वो चीज़ें खाते हैं जो माँ प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलती, उनको पचाना यानी डाइजेस्ट करना और फिर बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मेहनत का काम होता है। शरीर मेहनत करके निकाल ही रहा होता है, लेकिन हम ऊपर से और डाल देते हैं, तो ये सब चीज़ें शरीर से कभी पूरी तरह बाहर निकल ही नहीं पाती, अंदर आंतों में जमने लगती है। और जैसे जैसे हम इन्हें खाते रहते हैं, आंतों के अंदर और गंदगी चिपकती रहती है। क्या आपको पता है 80% बीमारियों का जन्म आपकी इंटेस्टाइन में होता है। अब वो चाहे कफ हो या कैंसर, वो पैदा तो यही होती है, क्योंकि जो भी गंदगी आंतों पर चिपकी होती है, आंतें उसको अपने अंदर खींच लेती हैं और खून के जरिए शरीर के हर दूसरे अंग तक पहुंचाती है। यही नहीं, जब तक ये साफ नहीं तब तक ये कभी साफ हो ही नहीं सकता। जब तक इंटेस्टाइन में गंदगी पड़ी है तब तक हमेशा आलस, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, टेंशन का अनुभव होता ही रहेगा, क्योंकि इसका और इसका बहुत गहरा रिश्ता है। एनेमा की विधि पर बढ़ने से पहले एक और बात, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इस डिटॉक्स टेक्निक के बारे में हमारी हठ योगा प्रदीपिका में जल बस्ती के नाम से हजारों साल पहले बताया गया था। तो आइए देखते हैं ये एनेमा लेते कैसे हैं। आपको एक एनेमा किट की ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए इजी करने के लिए हमने इसे अपने वेबसाइट पर भी अवेलेबल किया है। सबसे पहले एनेमा पॉट को 2-3 बार धो लें, फिर उसमें करीब 300 से 500 ml पानी भर लें। हालांकि एनेमा पॉट इससे ज़्यादा पानी ले सकता है, आप 500 ml से ज़्यादा पानी ना डालें। शरीर पे थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं डालना। यदि आप पहली बार ले रहे हैं तो 300 ml से शुरू करिए। याद रहे कि पानी का तापमान रूम टेम्परेचर जितना हो, मतलब ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। आप बेफिक्र होकर नल का पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नल का पानी यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो पीने वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप पाइप की टिप पे थोड़ा तेल लगा लीजिए। आप नारियल का तेल या कोई भी दूसरा तेल लगा सकते हैं। कोई केमिकल वाली क्रीम ना लगाएं। तेल लगाने से पाइप ल्यूब्रिकेट हो जाता है और अंदर आसानी से इंसर्ट हो पाता है। फिर अपने एनेमा पॉट को किसी भी ऊंची चीज़ पर रख दें, जैसे कि कोई शेल्फ, बस आपकी कमर से ऊंचा होना चाहिए। वैसे तो एनेमा लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है आपका बाथरूम, लेकिन अगर आपका बाथरूम छोटा है तो आप इसे अपने बेडरूम में भी ले सकते हैं। नीचे कोई मैट या टॉवल बिछा लीजिए और फिर घुटनों के बल कुछ इस तरह लेट जाइए।
फिर पाइप को अपने रेक्टम में 2 इंच इंसर्ट कर लीजिए। चिंता ना करें, इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता, सच में। पाइप को एक हाथ से पकड़े रखें ताकि वो गिरे ना। आपके पाइप पर एक ऐसा स्विच लगा होगा, इसको ऑन कर दें। ऑन करते ही पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा। अगर पानी अंदर ना जाए तो पाइप को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट कर ले। पानी एनेमा पॉट से आपकी इंटेस्टाइन्स में ट्रांसफ़र होगा। इसमें करीब 1 मिनट लगता है। पॉट खाली होने पर अपने पाइप को निकाल दें और पानी को करीब 5-7 मिनट तक अंदर होल्ड करें। कुछ मिनट आप इसी पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं और कुछ मिनटों के लिए उठकर थोड़ी वॉक करें। वॉक करते समय अपना हाथ थोड़ा ठंडे पानी में गीला कर लीजिए और उसे अपने पेट पे मसाज कीजिए, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मसाज करने से अंदर पड़ी गंदगी अपनी जगह छोड़ने लगती है। पानी को 5-7 मिनट अंदर होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये वो समय है जब पानी अंदर जाकर अपना काम कर रहा होता है, पुरानी से पुरानी गंदगी को बाहर निकाल रहा होता है। अगर आप 5 मिनट भी होल्ड नहीं कर पाते तो अगले दिन क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, 150 ml से शुरुआत करें। पानी ज़्यादा लेने से फ़ायदा नहीं होता, बल्कि पानी को अच्छे से करीब 5-7 मिनट अंदर होल्ड करने से फ़ायदा होता है। जब आपको बाथरूम जाने का प्रेशर आए तो आप बाथरूम जाएं और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि अंदर कितनी गंदगी, कितने टॉक्सिन्स पड़े हुए थे। अगर आप एक पूरे दिन के उपवास के बाद एनेमा लेंगे तो उसका और असर अच्छा आएगा। आप देखेंगे कि एनेमा के बाद बहुत डार्क कलर का वेस्ट निकलेगा, जिसका मतलब कि वो बहुत पुरानी गंदगी है। एनेमा के पूरे प्रोसेस को करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और इसे करना बहुत ही आसान है। तो इसे टाइम नहीं है बोलकर टाल मत देना, क्योंकि अगर आपकी इंटेस्टाइन साफ नहीं होगी तो आपको अपना हर काम करने में आलस आएगा। आप जीवन में कुछ भी चीज़ फुर्ती से कर ही नहीं पाएंगे। तो क्यों ना अपने 10 मिनट निकाल कर उस गंदगी को बाहर निकाला जाए। एनेमा कितने समय तक लेना है ये आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। प्लीज़ अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम यानी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, PCOD, कॉन्स्टिपेशन,